नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालना अब महाचुनौती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बात बखूबी समझते भी हैं। और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार शाम 7 बजे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर महा बैठक की। इसमें पुलिस महानिदेशक, एडीजी, सभी 75 जिलों के पुलिस कप्तान के अलावा 176 अपर पुलिस अधीक्षक के साथ सभी 438 कोतवाल भी शामिल हुए। लेकिन सीएम योगी की सख्ती का असर पुलिस वालों पर तो होता दिखाई नहीं पड़ रहा। जिन पुलिस वालों के कंधे पर यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की को मेंटेन करने की जिम्मेदारी है, लोगों को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है, अगर वही अपराधी बन जाएं तो आम आदमी का भगवान ही मालिक है। क्योंकि यूपी के अलग अलग जिलों से आई ये तस्वीरें खाकी के कारनामों को की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं और सवाल भी पूछ रही हैं कि आखिर वर्दी में छिपे हैवानों का इलाज कब होगा। देखिए ये रिपोर्ट। मैं पुत्र श्री शपथ लेता हूं कि मैं भारत और कानून द्वारा संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति विश्वास एवं सच्ची राजभक्ति का परिचय दूंगा। मैं इन कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर लेने में सहमत होता हूं तथा जनता से सच्चाई एवं शिष्टाचार के साथ सद्व्यवहार करूंगा। शपथ देश के संविधान के रक्षा की, शपथ विधि द्वारा स्थापित सच्ची राजभक्ति की, शपथ अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने की और शपथ जनता के साथ सच्चाई और शिष्टाचार व्यवहार की। ये शपथ आज हम आपको इसलिए सुना रहे हैं ताकि आप भी समझ जाएं कि जब देश के लिए मर मिटने और लोगों को इंसाफ दिलाने की आग मन में लगती है तो तन पर खाकी चढ़ती है और खाकी के साथ जिम्मेदारी भी कंधों पर सितारों के साथ ही सजती है। लेकिन जब तन पर चढ़ी वर्दी की गर्मी सिर पर चढ़ जाए तो ना ही कसम याद रहती है और ना ही जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में खाकी वर्दी वालों पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि यूपी के 3 जिलों से आई ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यूपी में वर्दी वाले खुद अस्मत के लुटेरे बन गए हैं। जिन कंधों पर इंसाफ के लिए परेशान लोगों को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है, वो खुद इंसाफ और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनकी हरकतों को सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। खाकी वर्दी में वर्दी वालों ने ऐसी दहशत फैला रखी है कि अगर वर्दी का बस चलता तो खुद शर्म से अपना रंग बदल लेती। प्रयागराज के सराय ममरेज थाना क्षेत्र के जंघई चौकी में बैठे रक्षक ही खुद भक्षक बन गए। छेड़खानी की शिकायत करने थाने गई महिला के साथ पुलिस कर्मियों ने दोस्तों संग मिलकर पहले तो गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, फिर गाड़ी को पेड़ से टकराकर पूरे मामले को रफा दफा करने की साजिश रच डाली। जानकारी के मुताबिक मंदहई का पूरा जंघई बाबा नगर थाना क्षेत्र सराय ममरेज की रहने वाली महिला को कोई व्यक्ति फोन पर परेशान करता था और अश्लील बातें करता था। फोन पर बात न करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी, जिसकी शिकायत करने पीड़िता चौकी इंचार्ज के पास गई। 21 सितंबर की शाम चौकी इंचार्ज ने फोन कर पीड़िता को चौकी बुलाया और आरोपी की गिरफ्तारी की बात कहकर 3 अन्य साथियों के साथ निजी कार से उसे भदोही ले गया, जहां रास्ते में दुर्गागंज बाजार में उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीली चीज मिलाकर चलती कार में उसके साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। अब आपको संभल में खाकी का कारनामा सुनाते हैं, जहां गुन्नौर कोतवाली के इंस्पेक्टर अशोक कुमार की रासलीला के वायरल ऑडियो ने पूरे महकमे को शर्मसार कर दिया। दरअसल बीते जून महीने में नाबालिग लड़की से रेप की घटना हुई थी। मामले की विवेचना खुद इंस्पेक्टर अशोक कुमार कर रहे थे। मैं इतना होश नहीं रहा। ये क्या दारू भी पिए थे? हाँ, दारू भी सब। हाँ, हाँ, बहुत नशे। आपको भी पिलाए थे? हमें भी नशे में एकदम। अच्छा, और दूसरी बात ये, क्या जब आप होश में आई हैं तो जो ग्रामीण मौके पर आए थे वो लोग क्या पुलिस वालों के खिलाफ है? पुलिस वालों हाँ, कुछ ऐसा कार्रवाई हुआ था? नहीं।
कुछ तो आप इसकी शिकायत जिले के आला अधिकारियों तक पहुंचाई हैं? पहुंचाए है लेकिन हम कुछ होता नहीं। तो क्या चाह रही हैं अभी? हम बस इंसाफ चाहते हैं, हमें न्याय मिले और हमें योगीनाथ को सबके हमें बैठा जाए, हमें न्याय मिले। अच्छा, ये घटना हुए कितना दिन बीत गया है? आज 3 दिन हो गया है, लेकिन अभी परिजनों ने आरोप लगाया कि जांच के नाम पर बतौर विवेचक इंस्पेक्टर ने रेप पीड़िता से अश्लील सवाल पूछे। अशोक कुमार ने पीड़िता को व्हाट्सएप कॉल करने का भी दबाव बनाया, जिसके बाद एसपी कुलदीप सिंह गुनावत ने मामले की जांच का जिम्मा एएसपी को सौंपते हुए इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। साहब बोल रहे हैं। बताओ। अच्छा, जो उस दिन डॉक्टरी हुई थी तेरी वहाँ डॉक्टरनी के पास, तो उसने क्या क्या चीज चेक करी थी? बिना तो कुछ भी ना करी, वही करी बस। क्या जो करने वाली होती वो करी। बताओ ना। हाँ हेलो। हाँ जी। मैं नौकरी बार बार में शर्म लग रही है, तो मैं ना पता जो करो सो। अरे भाई, वो रिपोर्ट जा रही है वहाँ से, क्या वहाँ से रिपोर्ट वालों ने पूछ रहे हैं? अरे तो मुझे शर्म लग रही है बाकी तुम्हें। अब बताना, बता दो, ना बताना मत बताओ। बता देना जो बात है, जो बस ठीक होता है तो बता दो। श्री की बारी में आवाज ना आ रही? आ रही है। गैस तो इतनी करी। मतलब शरीर पर चोट चेक करी थी सारे को? बाल लिए थे? बाल ना नाखून? हाँ बिना ले मत। हैं? हाँ कौन से हाथ के लिए थे नाखून? सीधे से। अच्छा, और बाल कहाँ के लिए थे? बाल कहाँ के लिए थे? जहाँ के ले जाता तंकी। अरे यार, तुम नहीं बताना तो फोन रख दो फोन। क्यों? पेशन वर्दी वालों के किस्से तो बहुत हैं, लेकिन खाकी के गुनाह करने वालों में मेरठ पुलिस भी पीछे नहीं है। मेरठ पुलिस ने एक युवक को अपराधी बनाने के लिए एक बड़ा कारनामा कर डाला। आरोप है कि युवक की बाइक पर तमंचा रखकर उसे जबरन अपराधी बनाने का खेल खेला गया। पुलिस का ये खेल इंसान तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन तीसरी आंख ने जरूर इस मामले को कैद कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में 26 सितंबर को किठौर थाने के 2 पुलिस वाले एक युवक अंकित त्यागी के घर में बाहर आकर खड़े दिखते हैं। फिर एक पुलिस वाला अंकित की बाइक पर तमंचा रखने पहुंचता है। पुलिस अवैध तमंचा रखने के आरोप में युवक को हिरासत में लेकर चली गई। गोली मारने का डर दिखाकर पुलिस कर्मियों ने 50,000 की रिश्वत मांगी, लेकिन जब परिजनों ने घर का सीसीटीवी खंगाला तो पुलिस का कारनामा खुल गया। मामला खरखौदा थाना इलाके के खंदरावली गांव का है। बताया जा रहा है कि यहां रहने वाले अशोक त्यागी के परिवार का लोगों से जमीन विवाद चल रहा था। आरोप है कि पुलिस ने दूसरे पद से सेटिंग कर ली और जबरन अशोक के बेटे अंकित को फंसाया। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अंकित त्यागी की बाइक में तमंचा रखा है, जिसकी जांच करने पुलिस पहुंची थी। रात पुलिस गई हमारे घर पे, गेट की कुंडी खटखटाई, मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। उनसे पुलिस वालों ने पूछा कि फिरोज़ कहाँ पर है। अम्मी ने बताया वो तो घर पर नहीं है। हमारी बराबर में घेर में स्कूटी खड़ी हुई थी मेरी। उन्होंने पूछा स्कूटी की चाबी दिखाओ और स्कूटी के कागज़ दिखाओ। अम्मी ने बताया कि स्कूटी 1 नंबर की, हमारी चोरी की तो है नहीं निकाली स्कूटी हमने। उन्होंने अम्मी से चाबी ली स्कूटी की, स्कूटी के पास में गए, स्कूटी के पैरदान में तमंचा रखा और उसकी वीडियो बना ली और उनसे कहा कि इसकी टांग में गोली मार के इसे जेल भेजेंगे हम। जबकि स्कूटी जहाँ पे खड़ी हुई वहाँ हमारे कैमरे लगे हुए हैं। करीब 2:30 बजे स्कूटी लाके खड़ी करी है मैंने। काम करके आया हूँ, थैला मेरे हाथ में है औजारों का। और उसके बाद वो स्कूटी को लेकर चले गए और सुबह 50,000 रुपये लेके स्कूटी छोड़ दी। क्या वजह थी जो आपके घर आए? कुछ दुश्मनी पुरानी या कोई? सर मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है, ना ही कोई मुझ पर आज तक मुकदमा है। मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। कोई मेरा किसी से कोई विवाद नहीं, कोई मामले का मुझे नहीं पता क्या हुआ। खाकी के कारनामों की फेरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन ये वो कारनामे हैं जो आम लोगों का खाकी पर से विश्वास खत्म कर रहे हैं। कानून के हाथ लंबे होते हैं, पर वर्दी में गुनाह करने वालों तक ये हाथ कब पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि जब आम आदमी की हिफाजत की जिम्मेदारी वर्दी वालों पर है और वर्दी वाले ही हैवान बन जाएं, तो भला आम आदमी कहां जाए। सवाल ये भी है कि यूपी में अपराधी बन चुके खाकी वर्दी वालों का इलाज क्या है। क्या वर्दी पर दाग लगाने वालों को सिर्फ लाइन हाजिर करने की सजा काफी है,
क्या सिर्फ आरोपियों का ट्रांसफर कर देने से ही पीड़ितों को इंसाफ मिल जाएगा? अगर नहीं तो फिर वर्दी के गुनहगारों के साथ नरमी क्यों? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अस्मत के रखवाले ही अब भक्षक बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो अपराध पर अंकुश कैसे लगेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और आज जनहित में एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल, एक बार फिर से जो वर्दीधारी हैं उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल कि आखिर अपराध पर अंकुश कैसे लगेगा जब खुद वर्दीधारी ही अपराधी के भेष में इस तरीके के अपराध को अंजाम देंगे। तो कैसे समाज में रहने वाला व्यक्ति कैसे ये उम्मीद कर सकता है कि उसे न्याय मिलेगा जब अपराधी ही वर्दीधारी होंगे? इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे जनहित में, दर्शकों की राय भी साझा करेंगे क्योंकि दर्शकों की राय भी इस मामले को लेकर बेहद अहम है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रूपा पांडे जी जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सीमा श्रीवास्तव बीजेपी नेता इसी मुद्दे पर जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शपथ इसलिए ली जाती है कि हम कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें, लेकिन जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रयागराज से लेकर संभल तक, सीमा श्रीवास्तव जी आपसे शुरुआत करेंगे। तो इन तस्वीरों को देखकर क्या आपके जहन में कुछ सवाल आ रहे हैं? उन सवालों के जवाब हैं? बिल्कुल, ये अगर वास्तव में ऐसा हो रहा है तो गंभीर विषय है। हो रहा है नहीं, हुआ है। ये तस्वीरें, ये हकीकत है जी। तो अगर ये ऐसा है तो बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि ये पुलिस द्वारा किया जा रहा है और पुलिस को हम मानते हैं कि वो हमारी रक्षक हैं, किसी भी गलत चीज से वो हमें बचाएंगे और हमारे साथ कुछ भी गलत होने नहीं देंगे। लेकिन अगर वो ही हमारे साथ गलत कर रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। क्या चिंता करने से इसका सॉल्यूशन निकलकर सामने आएगा सीमा जी? बिल्कुल चिंतन तो करना ही पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये इसके पीछे कारण क्या है। आप जब ईमानदारी की शपथ लेके, और इतनी मुश्किलों से, कोई आसान नहीं है पुलिस की नौकरी में जाना, और इतनी मिन्नतों से आपकी एक तमन्ना होती है, मैं देखती हूँ बच्चों की, कि हमें पुलिस में जाना है, बड़ी मेहनत करते हैं और सिर्फ और सिर्फ सेवा ही इनका उद्देश्य होता है कि हमें समाज की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है। फिर ये ऐसा इनके मन में भाव क्यों आ रहा है कि इतनी गलत बात ये कर रहे हैं? तो चाहे पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, ये नहीं होना चाहिए। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रूपा पांडे जी भी जुड़ी हुई हैं। रोक कर लेते हैं रूपा पांडे जी, आपकी भी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है क्योंकि सामाजिक जो एक दृष्टिकोण है वो भी बेहद मायने रखता है ऐसी घटनाओं को लेकर, वो भी तब जब वर्दी यानी कि खाकी धारी द्वारा इस तरीके की अभद्रता, अनैतिकता जब नजर आती है। शपथ लेता हूं कि भारतीय संविधान के प्रति कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने की जिम्मेदारी उठाऊंगा, सत्यता का पालन करूंगा, लेकिन क्या लगता है आपको कि ये जिम्मेदारी इस तरीके से उठाई जा रही है? सोनी जी, बड़ी विडंबना है और बहुत ही खेद का विषय है। अभी मैं सुन रही थी कि पीड़िता के साथ किस तरह के आड़े तिरछे और खराब गलत सवाल किए जा रहे थे। और ऐसे में जो एक हमेशा से देखिए पुलिस की एक इमेज ही महिलाओं में बहुत खराब बनी हुई है। अक्सर देखा गया था कि इस तरह के जब दुर्भाग्यपरक घटनाएं महिलाओं के साथ घट जाती थी तो घर पर लोग उस बात को दबा देने का दबाव बनाते थे। और मैं इसका विरोध करूंगी कि इमेज खराब बनी हुई है। इमेज अब सुधरी है। अभी 2 दिन पहले ही मेरे ही कॉलोनी में एक वाकया हुआ है। एक छोटी बच्ची को छेड़ा गया है, जोमेटो वाले लड़के ने छेड़ा था। रात को 10, 10:30 का समय था और 11 बजे तक पुलिस ने उसका पता निकाल लिया था और उसको ठीक है, अच्छी बात है। ना जाने कितने ऐसे मामले सामने आते हैं जिन पर एक्शन भी होता है, लेकिन ठीक है सीमा जी। जी
सीमा जी, मैं ये कह रही थी कि उनकी इमेज गलत बनी हुई रही है समाज में, और उसका पिछले कई वर्षों से पूरा ये सिस्टम चला आ रहा था। मैं अभी बात भी पूरी नहीं कर पाई थी, और आप उस बात को आज से जोड़ के, ये आज का मुद्दा नहीं है कि पुलिस के, अब मैं कहने वाली थी कि अब लोग रिपोर्ट दर्ज कराने लगे हैं, वो लड़कियां बाहर आने लगी हैं, उनके साथ अगर गलत होता है तो घर परिवार वाले न्याय की आस में जाने लगे हैं। तब ये दुर्भाग्यपरक स्थितियां अगर आती हैं कि जब लड़की निकल कर आ गई है अपने साथ हुई घटना की जानकारी देने और न्याय मांगने के लिए, उस वक्त रक्षक ही भक्षक बनकर वो विकृत चेहरा अगर पुलिस का दिखाएंगे, तो हम कैसे उम्मीद करें कि कहीं न्याय व्यवस्था और कहीं कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है अपराधियों का इकबाल बुलंद हो रहा है और उसे प्रोत्साहन देने का काम करती हैं ऐसी घटनाएं, जब खाकी द्वारा भी, वर्दीधारियों द्वारा ही इस तरीके का कृत्य किया जाता है। अनैतिकता इस तरीके की नजर आती है, जिस तरीके के आड़े तिरछे सवाल पूछे गए इस पीड़िता से। हमारे साथ और दो मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा में। असगर अली जी, सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लक्ष्मी नारायण जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रतिक्रिया रुक कर लेते हैं असगर जी आपका, क्योंकि ये घटनाएं जो लगातार सामने आ रही हैं, प्रयागराज से लेकर संभल तक की ये घटना, जहां पर एक खाकीधारी, वर्दीधारी, जिनको ये जिम्मेदारी होती है समाज की सुरक्षा की, एक सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी होती है जिनके कंधों पर, वही अब भक्षक बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? असगर जी, अनम्यूट कर लीजिएगा, आप सुन पा रहे हैं? असगर जी, हेलो जी जी जी, आपसे मेरा सवाल था इस घटना को लेकर आपकी प्रतिक्रिया। ये हमारे जिले के अंदर संभल जनपद में जो ये घटना हुई है, एक क्राइम इंस्पेक्टर हैं अशोक कुमार जी, उन्होंने एक महिला के साथ जो अश्लील हरकत की है वो निंदनीय है, और जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर कानून नाम की कोई चीज रह नहीं जाती है। और ये संभल की बात ही नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस सरकार में जो हो रहा है, आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इस तरह की घटनाएं हमारे जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं, उसमें मैं तो ये कहूंगा कि जो जिस तरह की बात इन्होंने की है, उसमें हमारे एडिशनल SP संभल साहब इसकी जांच कर रहे हैं, और जांच होने के बाद इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनके खिलाफ FIR दर्ज भी की जानी चाहिए। ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज की जानी चाहिए, लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई होती नजर आ रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? निलंबन, ट्रांसफर, क्या इससे संतुष्टि है? नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है हम लोग। चलिए, इस जांच से कोई संतुष्ट हम लोग नहीं हैं। इसमें जांच होनी चाहिए, पीड़िता को जो उसके साथ इन्होंने गलत किया है उसको पूरी तरीके से उसको मदद मिलनी चाहिए, और जो इन्होंने अश्लील हरकत उनके साथ की है उसको न्याय कैसे मिलेगा? ऐसे तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो कोई न्याय की उम्मीद कोई थाने में नहीं जाएगा। ऐसे महिलाएं नहीं जाएंगी थाने में, कोई जाएगी क्या? तो इसलिए जांच, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी लक्ष्मी नारायण जी भी जुड़ चुके हैं, आपका रुख करेंगे। लक्ष्मी नारायण जी, रिपोर्ट बनाए जाने को लेकर ऐसा होता है क्या कि अगर कोई रेप पीड़िता गई है थाने में तहरीर देने के लिए, उसकी रिपोर्ट बनाए जाने को लेकर जो दारोगा साहब हैं या चौकी इंचार्ज हैं, वो इस तरीके के वाहियात सवाल करते हैं क्या? ऐसा प्रावधान है? नहीं, देखिए, जब कोई घटनाक्रम के लिए थाने जाता है FIR कराने, तो कुछ उसमें से जो मिसिंग लिंक्स होते हैं उसके बारे में तो पूछताछ किया जाता है, लेकिन कोई अश्लील भाषा का प्रयोग करना या कोई अश्लील प्रश्न करना, यह तो मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता है।
और जो भी इस तरह के पुलिस कर्मचारी कभी कभी इस तरह की हरकतें कर बैठते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। और जैसे अब इसी प्रकरण में है तो इसमें अगर जांच हो रही है तो इसमें कार्रवाई भी उनके खिलाफ जरूर हो जाएगी। और ये कुछ पुलिसकर्मी कभी कभी ऐसी बेजा हरकतें कर बैठते हैं और जो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को शर्मसार कर बैठते हैं, तो निश्चित रूप से उनसे हमारी कोई सिंपैथी नहीं है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। सीनियर अफसरों को जरूर ये चाहिए कि ऐसे प्रकरणों को थोड़ा सा एक्सपेडाइट कर लिया करें ताकि लोगों के मन में एक भावना बने कि नहीं, मतलब अगर पुलिस वाले कोई गलती करते हैं तो वो कोई प्रोटेक्टेड स्लॉट नहीं है, वो कोई प्रोटेक्टेड कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और ऐसे सभी प्रकरणों में जहां पर कि पुलिस वाले कोई भी इस तरह के एक्शन करते हैं, चाहे वो घूसखोरी से रिलेटेड हो, किसी को दबाव बनाना हो या कोई गलत हरकत करना हो या कोई और बात करनी हो, तो ऐसे प्रकरणों में पुलिस पर कार्रवाई करना चाहिए सीनियर अधिकारियों को। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है, लेकिन कार्रवाई जिस तरीके से होती नजर आ रही है, मुझे लगता है ये कार्रवाई इस तरीके की होनी नहीं चाहिए। इतनी ढिलाई बढ़ती जाती है। जनहित में वापस लौटते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से प्रयागराज से लेकर संभल का ये मामला सामने आ रहा है और इसको लेकर वर्दी पर एक बार फिर से दाग लगता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों की राय पहले साझा कर लेते हैं। हमारे साथ प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं। स्वागत है प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। प्रेम जी अपनी राय। हेलो जी, सुन पा रहे हैं प्रेम जी? जी सुन पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि आज अगर कोई भी चीज है, प्रदेश के मुखिया की जिम्मेवारी है, प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक है कि नहीं। क्यों नहीं हम सीएम साहब को कटघरे में खड़ा करते हैं। अगर पूरे देश की बात आती है तो पीएम साहब जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि वाई वही लूटते हैं और सीएम साहब यहाँ के लिए वाई लूटते हैं। मैं कहता हूँ एक दिन उनको कटघरे में खड़े करके पूछा जाए कि आपने जो ये रक्षक हमारे लिए बनाए हैं, ये हमारे बच्चे क्यों हैं, तो उनको पता लगेगा। क्योंकि वो अपने साथ इन रक्षकों को लेके घूमते हैं। वो उनके रक्षक कैसे हैं जो हमारे रक्षक नहीं है। और इनका नारा देखिए, बहन बेटियां सुरक्षित है। इनको मुंह पर तो ये सोचनी चाहिए, कम से कम एक दिन आप इनके साथ में कम से कम जनता के बीच में इनको खड़ा करके खुलेआम प्रश्न ठीक है। शुक्रिया प्रेम जी राय साझा करने के लिए और इस प्रतिक्रिया के लिए। अगले दर्शक उमेश जैन जुड़े हुए हैं मेरठ से। स्वागत है आपका उमेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। उमेश जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए, मुझे लग रहा है संपर्क टूट गया है। वापस से जुड़ेंगे तो जरूर राय साझा करेंगे, क्योंकि ऐसे मामलों को लेकर दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। सीमा श्रीवास्तव जी, आपका रुख करेंगे। एक तरफ महिला को सशक्त बनाने की कवायद सत्ता पक्ष की, महिला आरक्षण बिल विधेयक, दूसरी तरफ महिलाओं की स्थिति में सुधार का जिक्र बार बार किया जाता है, जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र बार बार किया जाता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये असल में कहीं भी नजर नहीं आ रहा है? आप खुद एक महिला हैं और महिलाओं की स्थिति को बेहतर समझ पा रही होंगी। अनम्यूट करिएगा सीमा जी। जी आई थिंक मैं अनम्यूट हूँ जी। आपने तो पूरा ही अतिशयोक्ति वाला सेंटेंस बोल दिया कि जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है बहनों के लिए। बहुत कुछ हो रहा है और आप भी देख रही हैं कि बहुत कुछ कार्यक्रम जो पहले कभी नहीं थे महिला उत्थान के, वो सब जुड़े हैं। ठीक है, चाहे पढ़ाई हो, ठीक है, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे घर हो, राशन हो, सब बहनों के लिए, बहनों के सम्मान के लिए नीचे से शुरू से लेकर और कहते ना पंक्ति में खड़ी हुई अंतिम बहन के लिए, अंत्योदय के लिए भी कार्य हो रहे हैं। और बहनों की लेकिन हर जगह हर योजना में धांधली होती हुई नजर आ रही है। वो वैसी भी खबरें हम लोग साझा करते हैं, पढ़ते हैं, दर्शकों को दिखाते हैं, वो तस्वीरें भी सामने आती हैं। बेहतर काम हो रहे हैं, बेहतरी तो एक जिम्मेदारी है न सत्ता पक्ष की। ये अगर देखिए ऐसा है कि पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आप इन प्रश्नों को उठा रही हैं। और अगर ऐसा, जैसे पिछली बार भी आपके साथ डिबेट में मैंने यही बोला था, वो भाई साहब आए थे कि वो जो आप आरोप लगा रहे हैं उसे तथ्यों के साथ प्रस्तुत करिए। और उसको क्या होता है कि मीडिया में जो बातें आती ना, सिर्फ
सॉरी टू से सिर्फ बातें आके रह जाती है, लेकिन उसको आखिर तक फॉलो नहीं किया जाता। कि अगर कोई अपराध हुआ है तो उसकी न्यूज तो आएगी, लेकिन उसके अपराध के पीछे, जैसे अभी आप पुलिस का कह रहे हैं केस, तो मेरा ये एक सजेशन है कि इसको आप अंतिम लास्ट तक फॉलो करें कि हुआ क्या आखिरकार, क्या ये छूट तो नहीं गया, क्या अगर ऐसा फॉलो होगा, क्योंकि न्यूज आके रह जाती है, अगर ये फॉलो होगा तो ये जरूर कमी आएगी इसमें। और बहनों के मान सम्मान के लिए मैं खुद महसूस कर रही हूँ, मैं काफी बड़ी एज की हूँ, लेकिन मुझे भी पहले जब भाजपा नहीं थी तो काफी डर लगता था घर से निकलने में, लेकिन अब मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ और फील करती हूँ। रात को भी हम लोग 8, 9, 10 बजे तक भी बाहर निकलते हैं और पूरा सहयोग समाज से हर तरीके से मिलता है। लेकिन हाँ, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ये बहुत बड़ा अपराध है। मैं स्पष्ट आपके चैनल पे कह रही हूँ कि अगर किसी पुलिस वाले ने हिम्मत करी है तो उसको एक नॉर्मल सजा नहीं होनी चाहिए, इनके लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये है हमारे रक्षक बनकर आए हैं। इनके लिए नॉर्मल सजा ना हो, सख्त से सख्त सजा हो। ठीक है, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। देखते हैं कितनी सख्ती के साथ सजा सुनाई जाती है। फॉलो अप रहेगा और वो तस्वीर भी हम साझा करेंगे, उस खबर को भी साझा करेंगे। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। जलीश जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं जलीश जी। थैंक यू सोनी जी, आपने मुझको समय दिया जी। लेकिन जहाँ तक अभी आप ही के चैनल पे मैं देख रहा था कि आईजी मेरठ ने उसको कॉग्निजेंस लिया और फौरन उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया, और ये अगर अफसर तुरंत क्विक एक्शन ले लिया करें और उस पर हार्श ट्रीट किया जाए और इनको नॉन डीएफ में भेजा जाए, ऐसे पुलिस वालों को कभी उसे फील्ड में ना भेजा जाए, ताकि भविष्य में कोई निर्दोष को दोषी बनाकर प्लांट करके उसको परेशान ना किया जाए। महिलाओं को उत्पीड़न का प्रश्न, तो मैडम ये तो बहुत बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है, तो और जब भी कोई योजना चलती है, जैसे ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, तो ऑपरेशन लंगड़ा खराब लोगों के लिए ऑपरेशन लंगड़ा, चलिए ठीक है, दे डिजर्व फॉर लंगड़ा ऑपरेशन, लेकिन इसकी आड़ में जो पुलिस वाले किसी को पकड़ कर लंगड़ा ऑपरेशन का भय दिखाकर उनसे पैसे वसूली करते हैं, तो ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ भी ऐसी दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि कभी उनको भी नॉन डीएफ या उनको जैसे अंडमान निकोबार जेल अगर 6 महीने के लिए भेज दिया जाए। बिल्कुल, तो आपके इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ और यही हकीकत है जिस बात का आपने जिक्र किया। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं राजेंद्र जी। राजेंद्र जी अपनी बात रख सकते हैं आप, स्वागत है आपका। चलिए वापस से जुड़ेंगे तो जरूर राय साझा करेंगे आपकी। गिरीश जी अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से भी उत्तर प्रदेश शासन से भी कि जो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है यदि वो और वो रूल्स रेगुलेशन का पालन नहीं करता है और अपराध करता है जी, तो उसके लिए अगर रिकॉर्डेड अपराध है, फोटोग्राफ है, सबूत है, तो उसे केवल एक नोटिस दे करके धारा 311 भी जो संविधान की है उसका उपयोग करते हुए तुरंत उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए, बिना किसी भुगतान के, बिना किसी सुविधा के। और उससे समाज में भी ये बात आएगी, उनके कर्मचारियों में भी आएगी कि अगर हम गैर कानूनी काम करेंगे सरकार के पद पर रहकर, तो ये निश्चित तौर पर है कि हमारे को कुछ नहीं मिलेगा। और साथ में ये भी प्राविधान सरकार कानून बनाकर करे कि उनके परिवार के किसी सदस्य को भविष्य में जीवन में कभी नौकरी सरकारी नहीं दी जाएगी। अगर ऐसे कठोर प्रावधान करेगी तभी इनमें कमी आएगी, अन्यथा चारों तरफ बिल्कुल गिरीश जी आपकी बात से जहां तक मैं सहमत हूं, आपका जो कहने का तात्पर्य है कि अगर सख्ती बढ़ती जाएगी तो हो सकता है ऐसी खबरें जो हैं जिसको लेकर हम डिबेट कर रहे हैं, ऐसी खबरें सामने ना आए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। आपका रुख करेंगे रूपा पांडे जी। सीमा श्रीवास्तव को आप सुन पा रही थी, जैसा कि उन्होंने कहा जो बेहतर हुई है स्थिति पहले से, लेकिन अभी भी जिस तरीके के मामले सामने आ जाते हैं तो सवाल उठ जाते हैं कानून व्यवस्था को लेकर। और ऐसा नहीं है, सूबे की मुखिया भी इस बात को मान चुके हैं और इसीलिए उन्होंने बैठक ली। महाबैठक के दौरान इन अधिकारियों को फटकार लगाई, हिदायत दी कि आप अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के साथ निभाएं, क्योंकि ये यहां पर इस तरीके की घटनाएं जो आम हो रही हैं वो लचर कार्य प्रणाली की वजह से हो रही हैं।
बिल्कुल सोनी जी, इसमें दो राय नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब कमर कस के खुद ही बागडोर संभाल ली है और ताबड़तोड़ वो बैठकें कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है उनकी सख्ती का सीधा असर होता नजर आना चाहिए। और कुछ बातें सीमा जी की मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ एक्शन लिया जाए कि उनकी हिम्मत न पड़े। और अभी हमारे दर्शक गिरीश जी ने भी यही बात कही कि देखिए, चारित्रिक पतन बहुत हो रहा है आजकल। अब दिक्कत ये हो रही है कि चारित्रिक पतन होता है, फिर अपराध होते हैं, लेकिन हम जिनके पास जाते हैं, जिनको जिम्मा दिया गया है कि वो इन सारी चीजों को देखे समझे और कानून का उल्लंघन जहां हो रहा है वहां पर वो सख्त कदम उठाएं। लेकिन उनके ही रवैया अगर खराब हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारे पुलिस अफसर भी हमारे बीच बैठे हुए हैं, ऐसे तत्काल ऐसे कुछ डिसीजन लेने जाने चाहिए जो कड़े हो, इतने कड़े हो, और उनकी नौकरी तो तुरंत ही ले लेनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जिस चीज पर वो नहीं खरे उतरते हैं, बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है जहां पर घुमाया फिराया जाकर किसी बात को घुमा फिरा कर लिया जाता है, वहां की बातें अलग है। लेकिन सीधे तौर पर जहां कुछ स्पष्ट होता नजर आ जाए कि इस पुलिस अधिकारी की या पुलिसकर्मी की कहीं वसूली की मंशा के तहत किसी आम नागरिक को तंग कर रहा है या किसी पीड़िता के साथ ऐसे सवाल, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी ही ऐसे सवाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं पैसे ले लेते हैं। शुरुआत अधिकारियों से होती है। देखा जाए तो अगर अधिकारी सख्त होगा तो मुझे लगता है उसके अंडर में जितने भी सिपाही या जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी से काम करेंगे। लेकिन लापरवाही की शुरुआत ऊपर से ही शुरू होती है और वो नीचे तक पहुंचती है। उस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। एक दर्शक हैं राजेंद्र जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं राजेंद्र जी। जी हाँ, हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको? हाँ जी 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 मैडम जी, अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं, राय रख सकते हैं राजेंद्र जी। मैडम, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जो भी इस तरह के काम करते हैं जी, इस डिपार्टमेंट के लोग, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जितनी भी सख्ती से, जितना भी सख्त कार्रवाई होगी उससे उनके जो है बिल्कुल सख्ती बहुत जरूरी हो गई है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक उमेश जैन जी जुड़े हुए हैं मेरठ से। स्वागत है आपका उमेश जी, अपनी राय रख सकते हैं। उमेश जी, आप सुन पा रहे हैं? अपनी बात को रख सकते हैं आप। चलिए, संपर्क टूट गया है। हमारे साथ सपा नेता भी जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता असगर जी, आपका रुख करेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा सीमा जी को, सीमा जी ने कहा अब हम या जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। वो बात अलग है कि घटनाएं हर रोज सामने आ रही हैं, रेप की, हत्याकांड की और गैंगरेप की घटनाएं चरम पर हैं। और अब तो हद हो गई कि इस तरीके से खाकीधारी भी इसमें पूरी तरीके से संलिप्त नजर आ रहे हैं, उसी कैटेगरी में शामिल हो गए हैं। क्या पहले जो हालात थे उन हालातों में अब कमी देख पा रहे हैं आप? पहले जो हालात थे उसमें कमी नहीं बल्कि बहुत बढ़ोतरी हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं है, जंगल राज कायम है। ये जो बहन जी कह रही हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है ये आपको भी पता है और इनको भी पता है। आपके नेता ने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। इन्हीं के नेता जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, चाहे वो सांसद हों या विधायक हों, इन्हीं के नेता जिस तरह की महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो क्या ये कानून का राज आप कहेंगे? इस तरह का कानून नाम की कोई चीज यहाँ पर नहीं है, जंगल राज कायम है। और उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो सरकार है, इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये फेल हो चुकी है। कहीं भी जहां न्याय के लिए हम लोग जाएंगे वहां ही अगर हमारे साथ में अगर गलत होने लगेगा तो क्या मतलब रह जाता? कानून नाम की चीज है कुछ? सरकार नाम की कोई चीज नहीं। जंगल राज पूरी तरीके से पूरी जितनी भी पुलिस है निरंकुश होकर के जिस तरह से काम कर रही है, और जिस तरह से बहन जी ने कहा कि महिलाएं सुरक्षित हैं तो हम लोग रात के 10-11 बजे भी जा सकते हैं, क्या कहीं सुरक्षित हैं?
बताइए, थाने के अंदर सुरक्षित नहीं है तो कहां पर सुरक्षित है? आए दिन जिस तरह की महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, क्या वो निंदनीय नहीं है? हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरह से रेप भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे हैं, क्या वो गलत बात नहीं है? कि हमारे देश का नाम ऊंचा करने के लिए हमारी बहनें जो बाहर ओलंपिक से ला करके जो गोल्ड मेडल लेकर के आई हैं, जो कुश्ती में हमारे जो नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, क्या एक सांसद ने उनका शोषण नहीं किया? क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई आपकी सरकार ने की है? बताइए। एक अगर कोई कमजोर व्यक्ति, अगर कोई एक छोटा सा कार्य हो जाए उससे, तो बाबा जी का बुलडोजर वहां पर पहुंच जाता है। तो आप ये देखिए किस तरह से महिलाओं के साथ में इस सरकार में अत्याचार हो रहे हैं। इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है और मैं किसी भी कीमत पर इनके बयान से सहमत नहीं हूं कि महिलाएं निडर हैं। ये राजनीतिक बयानबाजी है और ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम अखबार पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, एक मिनट भाई साहब, ये राजनीतिक मुद्दा हम बना सकते हैं, बहुत आराम से बना सकते हैं राजनीतिक मुद्दा। चल रहा है ये मामला, हो रहा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आप ये देखिए भाई साहब, हम देख रहे हैं, अखबार पढ़ते हैं, मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं बिल्कुल राजनीति से हट के बात करना चाहती हूँ। मेरी एक बात सुन लीजिए कि जब हम अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, अब स्थिति ये हो गई है कि हम बिल्कुल संवेदनशीलता जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो मर चुकी है। मैं बिल्कुल पार्टी से अलग हट के बात कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुन ले सब लोग। इतने आराम से हम पन्ना पलट देते हैं। ऐसे मामलों पर मुझे लगता है राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। नहीं मैम सुनिए, मैम कल भी न्यूज थी, 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, कल की न्यूज थी। जांच होनी चाहिए, इसके साथ होनी चाहिए। 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है कल। आप सुनिए तो सही, आप भाई साहब सुनिए तो सही। खबरें कहाँ से? वो लड़की घर घर गई है दरवाजे पर और किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं करी। सरकार कहाँ से आ गई? कहाँ है आपकी संवेदनशीलता? वो बच्ची 12 साल की बच्ची ये नहीं बता पा रही है कि वो कहाँ की बच्ची है। और ऑटो रिक्शा वाले लेकिन उसमें उसमें सीमा जी, कल उस मुद्दे पर ही हमने जनहित में चर्चा की थी। 12 वर्षीय बच्ची 8 किलोमीटर सफर तय करती है लथपथ हालत में, लेकिन उससे कोई पूछने वाला नहीं था कि आपके साथ क्या हुआ और कोई भी मदद करने वाला नहीं था। उसी मुद्दे पर जनहित हुआ। लेकिन एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल। संवेदनशीलता सरकार की नजर आनी चाहिए, सत्ता पक्ष की नजर आनी चाहिए, यहाँ पर शासन और प्रशासन की नजर आनी चाहिए संवेदनशीलता। सीमा जी, हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए, समाज को भी जिम्मेदारी उठानी होगी। इतनी आसानी से वो छोड़ के चल देते हैं, कुछ भी दुर्घटना होती है तो एकदम ऐसे चले जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चलिए, कल के मुद्दे में भी प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की तरफ से आई, कैंडल मार्च निकाला गया, इस तरीके की प्रतिक्रियाएं काफी देखने को मिली। लक्ष्मी नारायण जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व IPS। लक्ष्मी जी, एक दर्शक जुड़े हुए थे जिन्होंने कहा कि अगर कोई भी ऐसा अधिकारी या किसी भी चौकी इंचार्ज की तरफ से इस तरीके का घटनाक्रम सामने आता है तो उसके खिलाफ सख्ती बरतनी चाहिए। क्या ऐसा प्रावधान है? 311(1) धारा का जिक्र किया कि इसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या होती है? देखिए, 311(b) के अंतर्गत कार्रवाई होती, मगर उसके लिमिटेशंस हैं। संविधान की धारा 311 में B में ऐसे प्राविधान हैं, लेकिन उसके अपने लिमिटेशंस हैं। कई घटनाएं, कई जगहों पर ऐसी कार्रवाई हुई भी है, लेकिन बाद में न्यायालय ने उसको हटा दिया और उसको डिलीट करा दिया उस ऑर्डर को, और अल्टीमेटली वो फिर बाद में वापस आ जाते हैं। ऐसे कई प्रकरण हो चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यही एक सबसे बड़ी वजह है, जब भी किसी जिम्मेदार आला अधिकारी के द्वारा या थानेदार के द्वारा, चौकी इंचार्ज के द्वारा इस तरीके की घटना सामने आती है तो निलंबन कर दिया गया, निलंबन करने के बाद फिर से बहाली हो गई? क्या महज इतनी कार्रवाई से ऐसी घटनाओं में अंकुश लगेगा या अधिकारियों के जहन में कोई डर होगा? देखिए, मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन और ये जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं, इसके 3 अंग हो जाते हैं जी। पहला तो अंग होता है कि कानून सही होना चाहिए, दूसरा एग्जीक्यूशन सही होना चाहिए, और तीसरा यदि कोई डिफॉल्टर है तो न्यायपालिका से उसमें तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, उसमें फाइनल डिसीजन आना चाहिए जी। समस्या क्या होती है कि जितने भी प्रकरण आपके बलात्कार के आप देख लीजिए और उनका आप जुडिशियल रिव्यू निकलवा करके चेक करा लीजिए, तो एक तो कन्विक्शन रेट जो है मुश्किल से 8% 9% से ज्यादा का नहीं जाता है।
दूसरा, उन पे डिसीजन आते हैं 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल बाद। सिर्फ स्वयं निर्भया प्रकरण में ही आप देख लीजिए कितने साल लग गए। बिल्कुल। तो किसी एक बिंदु पर रख करके ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चूंकि लिंक्ड हैं। मतलब जैसे ट्रेन होती है ना, उसके सब डब्बे एक दूसरे से लिंक होते हैं। बिल्कुल। आप ऐसा नहीं कह सकते किसी एक डब्बे को आप निकाल दीजिए, निकाल देंगे तो फिर वो पता नहीं कौन कौन से ट्रेन कहाँ निकल जाएगी। उसी प्रकार से स्थिति है कि हम किसी एक बिंदु पर रख करके सोच नहीं सकते। हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखने की जरूरत है। अगर आज न्यायपालिका से हमें निर्णय मिलने लगे 6 महीने के अंदर, तो आप देख लीजिए कन्विक्शन रेट हमारा बढ़ जाए, तो आप देख लीजिएगा कि सारे अपराध अपने आप कम हो जाएंगे। मैं जिन जिन जगहों पे रहा, कभी कभी यदि डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह से बात हो जाती थी, उनको कह देते थे, या हम सीनियर अफसरों पे भी रहे तो हमने डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह से बात कर ली कि भाई थोड़ा बिल्कुल, जब ये मुद्दा उठाया जाएगा ना लक्ष्मी नारायण जी, जब ये मुद्दा उठाएगी मीडिया या हम लोग सवाल करेंगे, तो फिर इसमें एक बात निकलकर सामने आएगी कि जजों की कमी है, न्यायाधीश इतने नहीं हैं। देखिए ऐसा है जी, देखिए अपने ऊपर कोई आरोप लेना नहीं चाहता है। जजों की कोई कमी वमी नहीं होती है। ये खाली ड्रामा ये होता है कि गवाह जाते हैं। मैं आपको कई बार बता रहा हूं कि डिफेंस काउंसिल बहुत बारीकी से पता है सर, बहुत बारीकी से पता होने के बावजूद भी सवाल और आश्वासन इस तरीके के सामने आते हैं कि मतलब लगता है कि न्याय तो, और न्याय की ही आस में इतनी घटनाएं और ज्यादा सामने आ जाती हैं। सोच लीजिए कि अगर 25 साल में कोई निर्णय आता है, उसका कोई मतलब है क्या? बिल्कुल। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण लॉ एंड ऑर्डर का पूरा विषय मैं बता रहा हूं, ये सब चीजें बहुत गौड़ हैं, क्योंकि चार्जशीट तो जाती ही है ना सब में। बिल्कुल। जितने केसेस जाते हैं उसमें से 90% 80% में चार्जशीट जाती है, लेकिन कन्विक्शन रेट 8%। बहानेबाजी तो कोई भी कुछ कर सकता है, बिल्कुल, लेकिन कार्रवाई होती है। हाँ, जहां तक पुलिस कर्मियों के अपने डिफॉल्ट का सवाल है, उनके द्वारा कोई कर्तव्य निष्ठा का पालन नहीं किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन 90% मामले में ये सब न्यायालय से वापस आ जाते हैं। मोहम्मद असलम एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद असलम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं अगर आप सुन पा रहे हैं। चलिए, वापस से जुड़ेंगे तो जरूर राय साझा करेंगे। इसका प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण बात का आपने जिक्र किया है। सीमा श्रीवास्तव जी, क्या इस वजह को आप मानती हैं, ये वजह है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस तरीके से जैसे भाई साहब ने बताया कि चार्जशीट तो 90% हो रही है, लेकिन रिजल्ट 8% भी नहीं है, तो ये बहुत जरूर इस विषय पे काम होना चाहिए, और निश्चित रूप से आपके द्वारा ही होना चाहिए। ये बार बार मैं कह रही हूँ, इस विषय को उठाना चाहिए ताकि ये चीजें कम हो, क्योंकि उन्हें पता है कि करेंगे, और ठीक बात, बैठे हम ना, जिंदा बैठे हम ना 20-25 साल। भाई साहब ने सही कहा कि 25 साल बाद रिजल्ट आएगा, तो उसका क्या मतलब रह जाता है? हम तो कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, स्वास्थ्य की अव्यवस्था को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, आप जनमानस से जुड़े हुए हर एक बिंदु को उठाते हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली शासन और प्रशासन की भी मुझे लगता है उतनी ही जिम्मेदारी बनती है इन सारी अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए। बिल्कुल जिम्मेदारी है, इससे कोई बच नहीं सकता। और लेकिन जहाँ अच्छा है, ऐसा नहीं है कि अच्छा भी है और बुरा है, तो आपको उठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। सीमा जी, रूपा पांडे जी का रुख कर लेते हैं। रूपा जी, आप जो बिंदु निकलकर यहाँ पर सामने आ रहे हैं, एक तो जस्टिस नहीं मिल पाता तुरंत, इतनी लंबी ये कहा जाए कि सालों गुजर जाते हैं न्याय की आस में, एक तो ये बिंदु निकलकर सामने आ रहा है, और दूसरा जो ये क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, पुलिस की कार्यशैली में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, और साथ ही एक मित्र पुलिस का जो भाव है वो आज दिन तक जनता के जहन में नहीं गया। देखिए सोनी जी, पुलिस, मित्र पुलिस इसलिए भी नहीं बन पाती है कि पुलिस को ज्यादा से ज्यादा सड़क पर दिखाई पड़ना चाहिए। सड़क पर जितनी ज्यादा मात्रा में पुलिस दिखाई पड़ेगी, अपराध उतने ही कम होंगे, लोगों में भय होगा कि खाकी हमारी नजर आ रही है। और देखिए, मैं सरकार की निष्ठा पर प्रश्न नहीं लगा सकती, उन्होंने ऐसी कयावत तो की, पिंक बूथ है, रोमियो स्क्वाड भी उन्होंने बनाए, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं घटनाओं के हो जाने के बाद समझौतावादी वाली जो अपना एक कल्चर है, उससे वो बाहर नहीं आ पा रही है।
अभी हमारे अधिकारी ने भी बताया कि अभियोजन का जितना वो है वो बहुत कम है और संतुष्टि के लायक नहीं है। लेकिन कोर्ट के दरवाजे पहुंचने के बाद भी हम खाली हाथ रहते हैं वर्षों वर्ष तक। अगर किसी एक ऐसे, निर्भया बहुत बड़ा कांड है, निर्भया ऐसा है जिस पर पूरे विश्व की नजर आई। ऐसे केसेस में सब पीछे लगे रहते हैं, लेकिन ये एक बात सीमा जी ने कही है कि कहीं ना कहीं हमारी भी चूक है कि एक घटना हो जाती है और फौरन दूसरी घटना हो जाती है, हम उस दूसरी घटना की ओर तेजी से मुड़ जाते हैं और हम कहीं उस पीछे वाली घटना को फॉलो करना भूल जाते हैं। इसमें खामी है हमारे सारे जो हम चाहे अपने जनता के तौर पर जवाबदेही हमारी बनती है। लेकिन ये जो समझौतावादी पुलिस है ये कहीं ना कहीं आरोपितों के साथ मिल जाती है और पीड़ितों के साथ समझौता का दबाव बनाती है और अपने क्षेत्र में कम से कम अपराध होने का वो ग्राफ भी दिखाना चाहती है। उसको लगता है कि हमारे क्षेत्र में कम अपराध हुआ है, एक ये भी वजह होती है, इसीलिए वो समझौता कराती है। और अभी जो एक बड़ा दुखद सा ये प्रकरण अभी दिखाया जा रहा है कि एक पीड़ित खड़े हैं कि उनकी स्कूटी या बाइक पर असलहा रख दिया, बिल्कुल इस तरह आपको फंसाया जाएगा और ऑपरेशन लगड़ा के तहत आपको फंसा देंगे और इतना इतना पैसा दीजिए। तो भ्रष्टाचार की जड़ें बड़ी गहरी हैं, उनको निकालने में बहुत ज्यादा विल पावर की स्ट्रांग जरूरत हो रही है, जरूरत है। और इसीलिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि भाई कहाँ है जीरो टॉलरेंस की नीति, कैसे काम किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार तो आज भी व्याप्त है। हम पूर्ववर्ती सरकारों पर ब्लेम करते हैं और ये कहते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों में भ्रष्टाचार इतना था, तो खत्म तो आज भी नहीं हुआ। सीमा जी, इस बात को आप मानती हैं? क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोई भी अभियान, अगर कानून व्यवस्था में जिक्र करें, निर्भया कांड का जिक्र करें, जब भी कोई ऐसा रेप कांड का मामला सामने आता है या कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं, तो हम इन तमाम शुरुआत वहीं से शुरू कर देते हैं। पॉक्सो एक्ट बना, उसके बाद इतना ज्यादा लोगों के अंदर जोश भर गया और हमारे समाज में रह रही हर एक महिला के अंदर जोश, संवेदना, संवेदनशील जैसे शब्दों का इस्तेमाल। लेकिन आज उसका रिजल्ट क्या है? देखिए, दो बातें मैं कहना चाहूंगी। पहले रूपा जी के बारे में इन्होंने कहा कि पुलिस जो है समझौते का दबाव बनाती है, लेकिन समझौते भी दो तरह के होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छा ये कि जैसे मैं देखती हूँ छोटे छोटे झगड़े होते हैं, भाई भाई के हो जाते हैं, पति पत्नी के हो जाते हैं और वो तुरंत कोई भी एक जना पुलिस को बुला लेता है। नहीं, मैंने रेप जैसे सहमत हूँ मैम, सहमत हूँ मैं आपकी बात से। तो उस केस में ये अच्छा समझौता है कि वो आते हैं समझौता करा। लेकिन अगर कोई क्राइम है वहां अगर ये समझौता करा के जाते हैं और केस को खत्म करके जाते हैं तो ये गलत है। और मैम आपने जो बात करी अभी रिश्वत की, भ्रष्टाचार की, तो इसमें कहीं ना कहीं हम आप सब दोषी हैं। सबको अपना काम आराम से चाहिए, कहीं जाना ना पड़े, बस एक फोन कॉल से हमारा काम हो जाए और भले इसके लिए हमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पैसे देने के लिए भी हम लोग तैयार हो जाते हैं कि बस जाना ना पड़े, कष्ट ना हो कोई भी। ठीक है, रोकने के लिए भी तो कानून है ना, नहीं होते तो उसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए। रोकने के लिए भी तो कानून है। अगर कोई रिश्वत ले रहा है तो दे भी तो हम रहे हैं। तो इस दोनों साइड से इस चीज को खत्म होने की बहुत आवश्यकता है। चलिए, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि प्रयागराज से लेकर संभल तक की जो ये घटना सामने आई कि एक रेप पीड़िता का एक बार रेप होता है, लेकिन बातों के जरिए न जाने कितनी बार रेप कर दिया जाता है इन पुलिस महकमे के जो जिम्मेदाराना लोग हैं इनके द्वारा। और ये जो तस्वीर सामने आ रही है ये एक बार फिर से सवाल उठा रही है कि आखिर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी राम भरोसे है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।